नमस्कार, मैं हूं अजय और खबर दमदार में सबसे पहले खबर आगरा से, जहां पर ड्राइवर की जलकर मौत हो गई। पिकअप वैन में आग लगने से यह मौत हुई। गाड़ी में चारा ला रहा था ड्राइवर। हादसे में एक शख्स झुलस गया। बिजली के तार से लगी थी चारे में आग। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। आगरा के थाना सैया इलाके का मामला। हिमांशु त्रिपाठी जुड़ गए मेरे साथ, हमारे संवाददाता हिमांशु। तो ये बड़ी लापरवाही बिजली विभाग की, कैसे घटना ये घटी? जी, सैया थाना क्षेत्र के आयला गांव का मामला है और एक किसान खेत से चारा लेकर के घर की तरफ जा रहे थे, तो उसी दरमियान जो है बिजली के तार नीचे लटक रहे थे और 11,000 वोल्टेज की लाइन जो है तार से टच कर गई चारे से, और टच होने के बाद सीधे आग लग गई। और जो चालक था वह भी किसान था और उसे उतरने का मौका तक नहीं मिला और गाड़ी में ही स्टीयरिंग पकड़े पकड़े उसकी मौत हो गई। एक और उसके साथ था, तो उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है और उसे आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज लाया गया है। इस घटना के बाद वहां ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया और लोगों ने जाम भी लगाया। उसके बाद यहां से जिला प्रशासन ने एसडीएम को भेजा। एसडीएम ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा बिजली विभाग को लेकर के है कि आखिर इस तरह क्यों ढीले तार जगह जगह छोड़े जाते हैं, जिससे आए दिन इस तरह के हादसे होते हैं और लोगों को जान गंवानी पड़ जाती है। जी, तो बिजली विभाग की लापरवाही पर एसडीएम का क्या जवाब था? क्यों ये लापरवाही? क्यों लटकते रहते हैं तार? क्यों जाती रहती है लोगों की जान? जी बिल्कुल, इसका कोई जवाब उनके पास नहीं था, क्योंकि जवाब देने लायक स्थिति नहीं है। हर जगह ये स्थिति है, हर गांव में यही स्थिति है कि बिजली के तार तो लगा दिए जाते हैं, उसके बाद भूल जाता है बिजली विभाग। तार लटकते लटकते ये स्थिति हो जाती है कि आए दिन गाड़ियों से टकराने की घटनाएं होती है। थोड़ा सा ऊंचाई बढ़ी चारे की और टकरा गया। सोचिए कि कितनी विडंबना वाली स्थिति है, कितनी भयानक तस्वीर है। जरा इसको देखिए जो हिमांशु बता रहे हमारे संवाददाता आगरा से कि एक किसान चारा लादकर, सामान लादकर आ रहा है उसमें, और बिजली के लटकते तार से छू जाने पर अंदेशा नहीं होगा कि ऐसा भयानक हादसा हो जाएगा। और पल भर में करंट दौड़ता है, पूरी गाड़ी में आग लग जाती है। स्टीयरिंग पर बैठे, सीट पर बैठे बैठे मौत हो जाती है ड्राइवर की। वो निकल तक नहीं पाता, हिल तक नहीं पाता अपनी जगह से। ये भयानक हादसा बिजली विभाग की लापरवाही से। लटकते रहते हैं तार जगह जगह पर। सालों से तारों को बदलने की कवायद की जा रही है, मगर आज भी ये हादसे नहीं रुक रहे। कई ऐसे हादसे पहले भी आ चुके हैं यूपी में। लटकते तारों से छूकर पूरी गाड़ी में आग, लोगों की मौत। और बुलंदशहर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। हाईवे 91 पर घोड़ों की रेस केस में पुलिस ने खबर का संज्ञान लेते हुए आयोजक समेत 35 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। सभी पर कोविड-19 और धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगा है। हाईवे 91 पर सुबह घोड़ों की दौड़ का आयोजन किया गया था। तो हाईवे 91 पर घोड़ों की रेस थी और ये कानूनों को ताक पर रखकर किया गया था। न्यूज 18 पर खबर चली तो असर हुआ और अब एक्शन में पुलिस। 30-35 लोगों के खिलाफ एफआईआर। बुलंदशहर में सड़क पर गाड़ियों के बीच अनोखी घोड़ा गाड़ी रेस देखी गई। नेशनल हाईवे 91 पर दो घोड़ा गाड़ी के बीच हुई रेस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीर खेकड़ा गांव से चंदेरू गांव के बीच हुई घोड़ा गाड़ी रेस का ये वीडियो सुबह का बताया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस घोड़ा गाड़ी रेस के दौरान लाखों का सट्टा लगाया गया, यानी कई लोगों ने दोनों घोड़ा गाड़ियों की हार जीत पर लाखों रुपए दांव पर लगाए थे। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में सड़क पर कैसे घोड़ा गाड़ी रेस हो रही है और बाइक पर कई लोग इन दोनों घोड़ा गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं। बीच सड़क पर बिना किसी मंजूरी के जिस तरह से एक खतरनाक खेल खेला गया, इस पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस रेस में कई लोग घायल भी हो सकते थे। इतना ही नहीं, इस खतरनाक रेस में बेजुबान घोड़े भी चोटिल हो सकते थे। सवाल है कि अगर इस दौरान सड़क पर चल रहे कुछ लोग हादसे का शिकार हो जाते तो इसका जिम्मेदार कौन होता? और मुजफ्फरनगर जनपद में रालोद की यानी आरएलडी की लोकतंत्र बचाओ रैली में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब भारतीय किसान यूनियन का झंडा फहराने को लेकर कार्यकर्ता भिड़ गए। इस बीच कार्यकर्ताओं में मारपीट तक हो गई। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल की अगुवाई में बुलाई गई महापंचायत में जमकर हंगामा हुआ। रैली में भारतीय किसान यूनियन और आरएलडी कार्यकर्ता भिड़ गए। मंच के ठीक नीचे कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई। इसके अलावा एसपी और आरएलडी कार्यकर्ताओं में कई बार बहस हुई।
हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने गए आरएलडी नेता जयंत चौधरी से बदसलूकी और किसान बिल के विरोध में ये रैली बुलाई गई थी। खास बात ये है कि इस रैली में कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। रैली की कवरेज के लिए बाकायदा ड्रोन कैमरे से शूटिंग की जा रही थी। सवाल उठ रहा है कि प्रशासन के बिना मंजूरी के भी इतनी बड़ी पंचायत कैसे बुला ली गई। रैली में कई खाप मुखिया के साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जनता दल एसके सांसद पी रेवन्ना और अभय चौटाला समेत दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कई बड़े नेता शामिल हुए। शपथ में पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 5 अक्टूबर को सलमान नाम के शख्स ने पीएम और सीएम पर यह विवादित टिप्पणी की थी। यह कार्रवाई बरौत कोतवाली पुलिस ने की। सुनिए वो विवादित बयान जिसके बाद हुई है ये गिरफ्तारी। को खत्म करो मेरे भाई, एक हो जाओ। नरेंद्र मोदी और योगी का सर लगा तुम्हारे सामने पेश कर दूं। इस तरह को खत्म करो मेरे भाई, एक हो जाओ। नरेंद्र मोदी और योगी का सर लगा तुम्हारे सामने पेश कर दूं। और आइए सुनिए विवादित बयान जिसके बाद जिसके बाद ये हुई थी गिरफ्तारी। और हाथरस केस के आरोपी नंबर 1 संदीप ने एसपी हाथरस को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में संदीप ने कबूल किया है कि उसका और पीड़िता का प्रेम प्रसंग चल रहा था। संदीप ने कहा है कि वारदात के वक्त वो खेत में ही थी। हाथरस केस में न्यूज 18 ने आपको पहले ही बता दिया था कि आरोपी संदीप पीड़ित परिवार के संपर्क में था। अब न्यूज 18 करने जा रहा है एक और विस्फोटक खुलासा। मामले में आरोपी संदीप ने हाथरस के एसपी को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में संदीप ने कई सनसनीखेज दावे किए। संदीप ने चिट्ठी में लिखा, पीड़ित परिवार से मेरी दोस्ती थी, पीड़ित लड़की भी मेरी दोस्त थी, लड़की के परिवार को हमारी दोस्ती पसंद नहीं थी। इस बात को लेकर पीड़ित के घर पर मारपीट हुई, हमें जानबूझकर केस में फंसाया गया। इस एंगल से मामले की जांच की जानी चाहिए। हम निर्दोष हैं, हमारे खिलाफ साजिश की गई है। इस चिट्ठी में संदीप ने कई सनसनीखेज दावे किए। इन दावों से मामले में बड़ा यू टर्न आ सकता है। संदीप के मुताबिक रेप जैसी कोई वारदात नहीं हुई और पीड़िता के परिवार ने ही पीड़िता के साथ मारपीट की है, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। और जिस जगह वारदात को अंजाम दिया गया था ठीक उसी जगह पहुंची न्यूज 18 की टीम। इसी जगह पर आज एसआईटी क्राइम सीन को रिक्रिएट भी करती दिखाई दी। क्राइम सीन पर हमारी पड़ताल में क्या मिला? ऑपरेशन हाथरस में न्यूज 18 की टीम पहुंच गई है उस घटना स्थल पर जहां पर हाथरस का सच छिपा हुआ है, जहां पर हाथरस की घटना हुई है 14 सितंबर की, वो बात जिसको लेकर के पूरे देश में आज घमासान मचा हुआ है, सियासी घमासान मचा हुआ है। हर किसी के जहन में सवाल है कि क्या हुआ होगा। पीड़ित परिवार कुछ और कह रहा है, आरोपियों का परिवार कुछ और कह रहा है, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो जगह, ये जगह जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। खेतों के बीच में ये जगह है और पीड़िता के परिवार से करीब 400 मीटर दूरी है इस जगह की, जहां पे देख सकते हैं आप कि बेलियां लगी हुई हैं फसलों की, लेकिन बहुत सारे झाड़ियां ऐसी हैं जो दबी हुई हैं। हालांकि हम किसी भी बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो जानकारी गांव वालों की तरफ से दी जा रही है या परिवार की तरफ से कही जा रही है, यही वो जगह है, यहीं पर उसके सबूत छिपे हुए हैं। पुलिस को यहाँ से घास खोदने की कुदारी मिली थी, जिसे हम आम भाषा में खुरपी भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ से उन्हें एक चप्पल मिली थी। वो चप्पल जो थी वो बड़ी चप्पल थी, यानी कि वो किसी लड़की की चप्पल नहीं थी, वो किसी पुरुष की चप्पल थी। नीले रंग की चप्पल पुलिस को यहाँ से मिली थी। इसके अलावा देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जिस तरीके से बताया जा रहा है, संदीप यहाँ पर आया हुआ था, उसकी माँ भी यहाँ आसपास में काम कर रही थी, भाई भी यहाँ पर काम कर रहा था। हम आपको लेकर के आए हैं उस जगह पे जहाँ पे आपको ये देखने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि दिन के उजाले में ये जगह कैसी दिखती है, जहाँ पर एक पीड़िता, जहाँ पर एक बेटी ने अपनी जान गंवा दी। क्या हुआ होगा? मारपीट की गई थी, गले की हड्डी टूटी थी, हाथ की हड्डी टूटी थी, जीभ कटी थी। ये बहुत सारी बातें आपने अलग अलग थ्योरी में सुनी होंगी, लोगों को बोलते हुए देखा होगा। पीड़िता ने भी ये अपने बयान में कहा है, वीडियो आपने देखा होगा। और इस पूरे मामले को लेकर पहले विपक्ष सरकार पर हमलावर था और अब सीएम योगी एक के बाद एक लगातार विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। आज फिर सीएम योगी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए याद दिलाया कि पश्चिमी यूपी के लोग मुजफ्फरनगर का दंगा भूले नहीं हैं। हाथरस कांड में दंगे की साजिश का खुलासा होने के बाद से सीएम योगी विपक्षी दलों पर लगातार हमलावर हैं। उपचुनाव को लेकर बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान योगी ने कहा कि दंगा विपक्ष की रग रग में बसा है। पश्चिमी यूपी के लोग मुजफ्फरनगर का दंगा भूले नहीं हैं और ये दंगा इनकी रग रग में बसा है।
जाति के नाम पर लड़ा करके, शोषण करके, भ्रष्टाचार फैला करके दंगाइयों को कैसे लोग प्रश्रय देते हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग नहीं भूले होंगे। दंगा परस्त कहे जाने पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष अगर आवाज उठाता है तो उसे साजिश का हिस्सा बता दिया जाता है। लाशों की राजनीति करने के योगी के आरोप हाथरस की बेटी के साथ घिनौना मजाक है। वो जो कर रहे हो उनको करने दिया जाए और कोई आवाज उठाए तो उसको किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बता दिया जाए। तो ये कहना कि विपक्ष लाशों की राजनीति खेल रहा है, इससे घिनौना मजाक हाथरस की उस बेटी के साथ नहीं हो सकता जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो क्या विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दल दंगे की राजनीति करते रहे हैं? उनके डीएनए में दंगा है। क्या आरोप है ये सीएम का? आज इसी पर होगी महाबहस। देखिए, रात 8 बजे जुड़िए मेरे साथ। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो है योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज जो विकास की नई योजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। करीब 122 करोड़ की योजनाएं गोरखपुर में धरातल पर उतारी जाएंगी। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नगर निगम के 70 वार्डों और सहजनवा नगर पंचायत के 165 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। गोरखपुर महानगर और सहजनवा को 175 परियोजनाओं 122 करोड़ 22,67,000 की परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए मैं आप सभी जनप्रतिनिधियों को, गोरखपुर के प्रबुद्ध नागरिकों को और आम नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारा अपना विकास है और वर्षों से गोरखपुर की आम जनमानस की भावनाओं के अनुरूप घर घर और द्वार द्वार तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने का अभियान का एक क्रम है। तो जिन योजनाओं और का लोकार्पण सीएम ने किया, इस पर गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने कहा कि इन योजनाओं से गोरखपुर के विकास को रफ्तार मिलेगी। बहुत सुंदर है, बड़ी बड़ी सड़कें तो बनी रही थी, चिड़ियाघर, फर्टिलाइजर, रामगढ़ झील, चीनी कारखाना, हर तरीके से शूटिंग फिल्मों की होने लगी, लोकल कलाकारों को काम मिलने लगा, रोजगार होने लगा। इस वक्त 4 यूनिट यहाँ शूटिंग कर रही, 3 भोजपुरी की और एक हमारी वेब सीरीज है क्राइम स्टॉप। तो आप देख रहे हैं कि चौमुख विकास हो रहा है, जहाजें आ रही हैं, उद्योग आ रहे हैं, लोगों के चेहरे पे इस कोरोना काल में भी खुशी तुरंत लौट आई। हर तरीके से एक महादेव की कृपा है, शिव अवतारी गोरक्षनाथ बाबा की कृपा है। तो आज महाराज जी ने जो सबसे बड़ी समस्या थी, जिसको मुझे बहुत झेलना पड़ता था, बड़ी बड़ी सड़कों का था, लेकिन गांव मोहल्ला और देहात के लोग और नगर के लोग आते थे कि भैया हमारी छोटी सड़क का क्या हुई, इंटरलॉकिंग कब बनी, हमरे गली का नाला कब बनी, पानी जोन जमा, वो सब खत्म हो गया। 165 सड़कों का एक साथ आज भव्य उद्घाटन हुआ। एक ऐतिहासिक दिन है गोरखपुर के लिए। महाराज जी ने एक बहुत बड़ी सौगात दी और इससे पूरा गोरखपुर की देवतुल जनता आज एकदम बम बम, हमारी भाषा में कहें बम बम हो गई। धन्य है महाराज जी को, मैं बहुत सारा आभार व्यक्त करता हूं। बाहुबली सांसद अतीक अहमद पर योगी सरकार का शिकंजा कसना जारी है। लगातार जो पिछले दिनों कार्रवाई का सिलसिला चला था वो थमा नहीं है। तो बेहद बीच में हाथरस का मुद्दा जरूर आ गया हो, लेकिन वो तमाम कार्रवाइयां जारी है। और इस सब के बीच कोरोना काल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद समेत एनसीआर के लोगों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी नगर के ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। करीब 300 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन प्लांट बना है, जो 2 साल में बनकर तैयार हुआ है। इस ऑक्सीजन प्लांट में रोजाना 15,000 सिलेंडर भरने की क्षमता है। तो कोरोना काल में ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ गई है और ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन ऐसे समय में बेहद ही ऑक्सीजन देने वाला है। हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग का सेरेमनी आयोजित किया था। उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्लांट की आधारशिला रखी थी और आज मुझे प्रसन्नता है कि इस प्लांट की आधारशिला के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आधारशिला रखी गई थी उसके उद्घाटन का सौभाग्य मुझे और मेरी पूरी टीम को प्राप्त हो रहा है। जो एक आशंका हमेशा बनी रहती थी कि हमारे पास
72 आवर्स का ऑक्सीजन का बैकअप हो, 48 आवर्स का ऑक्सीजन बैकअप हो। स्वाभाविक रूप से आइनॉक्स के इस नए ऑक्सीजन प्लांट के आने से हम इस जो हमारा प्रयास था इसको पूरा करने में हमें मदद मिलेगी। मुझे प्रसन्नता है और सिद्धार्थ जी खास तौर पर मैं इस बारे में कह सकता हूं कि आप जैसे निवेशकों की संतुष्टि ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और भी खबरें दमदार कुछ ही पलों में। फोर्ब्स ने टॉप 100 इंडियंस की लिस्ट जारी की है। इसमें मुकेश अंबानी लगातार 13वीं बार सबसे अमीर भारतीय बने हैं। अंबानी की संपत्ति में इस साल 73% का इजाफा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार 13वीं बार हिंदुस्तान के सबसे अमीर बन गए हैं। मुकेश अंबानी पिछले 13 साल से भारत के सबसे अमीर आदमी हैं। फोर्ब्स इंडिया की ओर से इंडिया के 100 सबसे अमीर लोगों की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें पहले नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं। इस लिस्ट में मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 88 बिलियन US डॉलर से ज्यादा बताई गई है। फोर्ब्स की लिस्ट में गौतम अडानी दूसरे नंबर पर हैं। उनकी कुल संपत्ति 25 बिलियन US डॉलर है। अंबानी और अडानी की नेटवर्थ में 63 बिलियन डॉलर का अंतर है। इस साल अंबानी की संपत्ति में 73% का इजाफा हुआ है। बात अगर रिलायंस इंडस्ट्री और उसकी कंपनियों की जाए तो रिलायंस जियो में इस साल भारी भरकम विदेशी निवेश आया, जिसकी वजह से अंबानी की संपत्ति में बम्पर इजाफा हुआ है। अंबानी ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म से 2 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम जुटाई। अंबानी ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म से 2 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम जुटाई। मुकेश अंबानी ने रिलायंस रिटेल से भी 5 अरब डॉलर की संपत्ति जुटाई। और भारत में 2G मोबाइल सर्विस बिल्डअप करने में 25 साल लगे, लेकिन रिलायंस जियो सिर्फ 3 साल में देश को 4G सर्विस दी। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि जियो ने बहुत कम समय में भारत को टॉप डेटा यूजर बनाया है। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो से पहले इंटरनेट डेटा यूजिंग में भारत का स्थान 155वां था, लेकिन जब से जियो आया भारत के लोगों को किफायती इंटरनेट मिला तो आज दुनिया में भारत टॉप पर है, यानी सबसे ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल भारत में हो रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही रिलायंस जियो भारत में 5G सेवा शुरू करेगी और कंपनी इसके लिए तैयार है। Foundational requirements needed to participate in this revolution are ultra high speed connectivity, affordable smart devices, and transformational digital applications and solutions. Jio was conceived for India to enable this journey. Let me first talk about connectivity. Before Jio, India was stuck with 2G technology, and Jio wanted to end India's data misery and unleash a digital revolution. We built a world-class, all-IP, future-proof digital network that delivers the highest speed and the best coverage across India. While it took 25 years for the Indian telecom industry to build its 2G network, Jio built its 4G network only in 3 years. अलीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। AMU कैंपस में हत्या हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में हत्या, अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी है। बड़ी खबर, अलीगढ़ से AMU के कैंपस में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। हत्या की वारदात AMU के कैंपस में। इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी। आखिर इस छात्रों के बीच कैसे हुई गोलीबारी, किसने मारी गोली? ये थी खबरें दमदार, लेकिन कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड एक्सप्रेस अपर्णा के साथ।